स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अज्ञेय जी के उपन्यास शेखर एक जीवनी के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह के जो कथन हैं, जो उनके विचार हैं, उनको जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिएगा और देखिए कि क्या क्या बातें अज्ञेय जी के इस उपन्यास के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। इन सारे कथनों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि आपने उपन्यास का मूल कथ्य या निचोड़ समझ लिया कि अज्ञेय जी ने शेखर जैसे पात्र की रचना किस प्रकार की और शेखर किस तरह का पात्र था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप प्रयोगवाद और प्रगतिशील जो कविता उपन्यास की धारा थी, उनके बारे में भी हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि अज्ञेय कविता के साथ साथ उपन्यासों में भी प्रयोगशील थे। ये बात बच्चन सिंह लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल कविता में अज्ञेय जी प्रयोगशील थे, अपने उपन्यासों में भी वे प्रयोगशील दिखाई देते हैं। ये प्रयोगशीलता थी कुछ नया, कुछ नए प्रतीक गढ़ने की, कुछ नए पात्र गढ़ने की। और कुछ नया गढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पुरानी मान्यताओं को, पुरानी परंपराओं को तोड़ना होगा, उन्हें छोड़ना होगा, उनके प्रति नकार दिखाना होगा, असहमति दिखानी होगी। तब जाके आप कोई एक्सपेरिमेंट या प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी धारणा के साथ उपन्यासों और कविता में प्रयोगवाद की, प्रयोगशीलता के लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखते हैं, अज्ञेय जी को लिखते हैं बच्चन सिंह कि ये व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर रचनाकार थे, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर रचनाकार। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या मायने हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि उसके व्यक्तित्व पर किसी भी तरह के जो बाहरी शक्तियां हैं उनका आतंक न हो, उनकी छाया न हो, जिसके वजह से उसका व्यक्तित्व दबा कुचला हो, उसके भीतर कुंठाएं जन्म लेती हों। मान लीजिए कि आप कहीं स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हों और चार लोग आकर के आपको रोकें कि आपको वहाँ नहीं जाना है, उस तरफ आपके लिए जाना मनाही है, क्योंकि आप उस क्षेत्र के सदस्य नहीं हैं, मेंबर नहीं हैं आप वहाँ के। तो कभी कभी इन सब चीज़ों की वजह से भी आपका आना जाना, आपका हंसना बोलना या कहीं देखना, बहुत सारी चीज़ें आपकी बाधित कर दी जाती हैं। तो अज्ञेय का कहना है कि इन सारे बंधनों को, सारी मान्यताओं को तोड़ के व्यक्ति स्वातंत्र्य को बढ़ावा देना है, उसकी अस्मिता को बचाए रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति स्वातंत्र्य का मूल अर्थ क्या है। आगे देखते हैं, यही बात बच्चन सिंह लिखते हैं कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सभी प्रकार की मान्यताओं को तोड़ डालने, नकार करने के पक्षधर हैं अज्ञेय अपने इस उपन्यास में। किसमें? शेखर एक जीवनी में। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि शेखर एक जीवनी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, ये आप लोगों की जानकारी हम चेक करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं इस उपन्यास के बारे में बच्चन सिंह क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं कि जिस व्यक्ति स्वातंत्र्य की चर्चा अज्ञेय ने बार बार की है, उसका पूर्व रूप जैनेन्द्र के त्यागपत्र में मिलता है। अब यहीं से आप ध्यान रखिए कि जैनेन्द्र जी का उपन्यास है त्यागपत्र। अब बच्चन सिंह का कहना है कि व्यक्ति स्वातंत्र्य की चर्चा केवल अज्ञेय नहीं करते, उनसे पहले मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की श्रेणी में जैनेन्द्र भी व्यक्ति स्वातंत्र्य की चर्चा कर चुके हैं। और कहाँ? इस उपन्यास की पात्र मृणाल के विद्रोह में। आपको ध्यान रखना है कि जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र और उसकी जो महिला पात्र हैं उनका नाम है मृणाल। तो व्यक्ति स्वातंत्र्य की चर्चा त्यागपत्र में भी मिलती है, जिसमें मृणाल का विद्रोह दिखाई देता है। लेकिन मृणाल का विद्रोह और शेखर का विद्रोह दोनों में अंतर बताते हैं बच्चन सिंह। वे लिखते हैं कि मृणाल जो है त्यागपत्र की, उसने अपने को तोड़कर भी समाज को बचाना चाहा है, यानी वो खुद को तोड़ देना चाहती है। वो जो भी पीड़ाएं उसकी हैं, जो भी बंधनों में वो बंधी हुई है, उन सभी में खुद को वो ख़त्म कर देना चाहती है, लेकिन समाज को बचाए रखना चाहती है, समाज को नहीं तोड़ना चाहती, समाज को ब्लेम नहीं करती है। लेकिन शेखर कैसा है? शेखर प्रखर विद्रोह दिखाता है। शेखर का प्रखर विद्रोह हर प्रकार के प्रतिबंध और मर्यादा को जमींदोज करता है, यानी वो जो मर्यादाओं की आड़ में व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है, जो तमाम तरह के प्रतिबंध निषेध लगा दिए जाते हैं व्यक्ति के जीवन में कि बिल्ली ने रास्ता काटा है तो आपको जाना नहीं है,
है ना। यात्रा करते वक्त ये दिशा ध्यान रखना है, वो दिशा ध्यान रखना है, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो ये सारे प्रतिबंध और मर्यादाओं को वो शेखर तोड़ के ख़त्म कर देना चाहता है और उसी से अपनी अस्मिताओं का निर्माण करना चाहता है। लेकिन वो भी अंत में वैसे ही टूट जाता है जैसे व्यक्तिगत विद्रोही टूट जाता है, क्योंकि उसका विद्रोह रोमांटिक है, भावुक है। वो इन विद्रोहों को तोड़ने के लिए भावुक है, उन प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए, और उसी भावुकता बस वो विद्रोह की नीति अपनाता है। लेकिन मृणाल में वो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है कि वो अपनी पीड़ा में समाज को नहीं तोड़ देना चाहती, समाज के कुछ नियम कायदों को मान के भी चलती है। तो ये बातें बच्चन सिंह लिखते हैं शेखर के बारे में। आगे भी हम देखेंगे और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसके पहले आप लोग हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में इस तरह के तमाम जितने भी हमारे अब तक के पढ़ाए गए क्लासेस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट, वो सब आप एक जगह 160 पेज के इस शॉर्ट नोट्स में, चाहे तो PDF फॉर्म में, चाहे तो प्रिंट बुक के रूप में, आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट और ये हिंदी का शॉर्ट नोट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तक के आधार पर बनाया गया है, जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और ये उपन्यास शेखर एक जीवनी, ये UGC नेट में, हायर की परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की तमाम परीक्षाओं में ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो आप जिस भी सिलेबस को उठा के देखेंगे वहाँ आपको ये उपन्यास मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इसे ध्यान से देखिए कि बच्चन सिंह इनके बारे में क्या कहते हैं। आगे भी हम देखेंगे। शेखर का विद्रोह इतना अधिक हो जाता है कि वह पूरी तरह से नकारवादी हो जाता है। यानी उसका विद्रोह हर प्रकार की मर्यादा से है, हर प्रकार के प्रतिबंध से है, और इतना विद्रोही हो गया है कि वो नकारवादी हो गया है। हमेशा ना करने की आदत उसकी हो गई कि ये नहीं मानूंगा, वो नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी इस मर्यादा को नहीं, इस परंपरा को नहीं, इन संबंधों को नहीं, किसी को नहीं मानूंगा। तो वो पूरी तरह से नकारवादी हो जाता है। इसके लिए बच्चन सिंह निहलिस्ट विद्रोही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। निहलिस्ट विद्रोही का मतलब अतिवादी रूप से जो नकारवादी हो जाए। और आगे इसका अर्थ हम अच्छे से देखते हैं। इसका अर्थ है घोर नकार। शेखर के व्यक्तित्व की यही पहचान बन जाती है, घोर नकार। अपने इतिहास का नकार, यथार्थ का नकार, जो भी परंपराएं हैं सबका नकार। अपनी अस्मिता की खोज में वह नकारवादी बन जाता है। अपनी जिस अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ता है, उसको बनाए रखने, बचाए रखने में वह नकारवादी बन जाता है। तो यह उसके व्यक्तित्व की ट्रेजेडी भी है। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि उसके विद्रोह के 3 अस्त्र हैं। इसे ध्यान रखिएगा आप। 3 अस्त्र कौन कौन से हैं? प्रेम, घृणा और यातना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। बच्चन सिंह का ये कथन, आप इस उपन्यास को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत दृष्टि देगा इस उपन्यास को समझने में। बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रेम वह अपने को करता है, इतना व्यक्तिगत है, अपनी अस्मिता को लेकर के इतना ज़्यादा चिंता उसके भीतर है कि वह केवल अपने को प्रेम करता है, अपने व्यक्तित्व को प्रेम करता है। और घृणा किससे करता है? वह दूसरों से करता है। यातना में स्वयं रहता है और जिससे संपृक्त रहता है उसे भी यातना देता है। यानी घृणा तो दूसरों से करेगा, यातना अपने आप को भी दे रहा है और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी उतनी ही यातना देता है। तो ऐसा व्यक्ति आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का होगा, जिसे दूसरों को पीड़ा देने में ही, जो उसके अपने हैं, जो खास अपने हैं, उन्हें भी वो पीड़ा देना चाहता है। ये आगे आप इस पंक्ति में स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि शेखर प्रत्येक व्यक्ति और बंधी हुई प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह करता है। अब विद्रोह किनके प्रति करता है? देखिए, माँ के प्रति विद्रोह भी उसमें है, पिता के विरुद्ध भी विद्रोह है, विवाह प्रथा के विरुद्ध विद्रोह है, शिक्षा पद्धति के विरुद्ध विद्रोह है, पुराने मानवीय रिश्तों के प्रति विद्रोह है। ठीक, प्रेम का मंगता तो वह है किंतु दाता नहीं है। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रेम चाहता है लेकिन प्रेम का दाता नहीं है, देना नहीं चाहता, किसी को देना जानता नहीं है। तो जो प्रेम चाहता जरूर है और देना न जानता हो, वह व्यक्ति अपने परिचितों, अपने प्रेम संबंधियों सभी को दुखी रखता है। इसलिए वह जिम्मेदार भी नहीं है। जो किसी को प्रेम नहीं दे सकता है, जो किसी को सम्मान नहीं दे सकता, वो जिम्मेदार भी नहीं होता है। अपने प्रिय को वह नींबू की तरह निचोड़ लेना चाहता है, सिर्फ अपने लिए। यानी अगर कोई उससे प्रेम करता है तो वो उसके व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को बचाए रखने के लिए उसके व्यक्तित्व को सोख लेता है, उसे नींबू की तरह निचोड़ लेना चाहता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे
कि जो एक प्रयोगशील दौर था उपन्यासों में, उसमें इस तरह की भावनाएं दिखाई पड़ती हैं और अलग किस्म की सारी मर्यादाओं को तोड़ने की बात होती है व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने के लिए। यहीं पर आप देखेंगे कि आलोचक नामोर सिंह कहते हैं कि ऐसे रचनाकारों ने समाज से व्यक्ति को जब तोड़ के रख दिया, तभी ये परिस्थितियाँ बनी कि व्यक्ति व्यक्तिवादी हो गया, अपने ही बारे में सोचने लगा, अपने ही चिंताओं में डूबने लगा और सामने जितनी भी चिंताएं थी, जितनी परेशानियां थी, समाज से विमुख हो गया। समाज के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई। तो प्रगतिशील दृष्टि सामाजिक संपृक्तता मांगती है, यानी सामाजिक जुड़ाव, समाज में ही रह करके सारे संबंधों, सारी उपलब्धियों, सारे व्यक्तित्व की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा प्रगतिशील विचारधारा मानती है। लेकिन प्रयोगवादी विचारधारा, अस्तित्ववादी विचारधारा समाज को महत्व न दे करके केवल व्यक्तिवाद में डूब जाना चाहती है। तो आप समझ पाएंगे कि प्रयोगवादी उपन्यासों, कविताओं और प्रगतिशील रचनाओं में क्या भेद है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी, आपकी जानकारी में कितनी वृद्धि हो सकी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी टिप्पणी हमारे लिए उत्साहवर्धक होती है, जिसे हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।